हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। तो आज मैं नीरव भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ टेंथ के एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसके सारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। सिर्फ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज भी नहीं, कुछ ऐसे फार्मूलाज भी मैंने इसमें ऐड किए हैं जो कि आपको एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम लग सकते हैं, जिसका नामो निशान भी बुक में नहीं है। बट फिर भी आप अगर उसको ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करते हो तो आपको आंसर काफ़ी जल्दी से आ जाएंगे। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं ऑल द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर क्लास 10। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, विच इज़ अ रियल नंबर्स। तो सबसे पहला फार्मूला जो उभर के आता है वो है d इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे d है हमारा डिविडेंड, स्मॉल d हमारा है डिवाइजर, q हमारा है क्वोशंट, r है हमारा रिमाइंडर। उसके बाद अच्छा, ये वाला फॉर्मूला से आप प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो यूक्लिड की लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करते थे, वैसे ही फॉर्मूला आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप उसको यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन से ही करो, बाद में इसी फॉर्मूला में बिठा दो। 2 या 3 मार्क के लिए यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन। Second formula that comes for the exam is HCF of A into B into LCM of A into B is equal to A into B। अगर दो इंटीजर का HCF निकाला जाए और LCM निकाला जाए तो उन दोनों का प्रोडक्ट उन इंडिविजुअल इंटीजर के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। यहाँ पे दोनों इंटीजर पॉजिटिव होने चाहिए, दैट इज द ओनली वन कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी रैशनल नंबर p अपॉन q, अगर कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन q होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर है q, अगर वो 2 के पावर में या फिर 5 के पावर में या तो फिर 2 और 5 दोनों के पावर में होगा तो वो डेफिनेटली टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट मतलब उसका डिवीजन खत्म हो जाएगा। एट वन पॉइंट द रिमाइंडर विल बिकम 0। तो यही एक कंडीशन है। और अगर 2, 5 को छोड़ के अगर कोई तीसरा ही इंटीजर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन में आ जाता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि अगर सिर्फ प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाता है, जो कि इर्रेशनल नंबर के दरवाजे खोल देता है। तो यहाँ पे आपके हेल्प के लिए मैंने ये पूरा ही टेबल बना के रखा है। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी पूछे जा सकते हैं। 4, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इरेशनल। सारे प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट रहते हो तो वो इरेशनल ही होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे इरेशनल है वैसा प्रूव करना है, जो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। हालांकि वो काफ़ी इजी है और इसमें से वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन अ को प्राइम, कि को प्राइम नंबर ऐसे फैक्टर्स जो एक दूसरे के कॉमन नहीं है तो उसके बेस के ऊपर है। वो प्रैक्टिस से आप कर सकते हो, उसके लिए कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, क्विक थियरम। अच्छा, ये थियरम आपको कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि ऑब्जेक्टिव में कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले पिछले 2-3 साल के। प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड बाय, अगर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट करना है, तो वो कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। अगर आप इसको 1 मार्क के लिए पूछा गया है और इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हो तो आपके 12 बज के आपका टाइम चला जाएगा। इसके लिए एक क्विक थियरम है कि जितने भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनका फैक्टोरियल कर दो। फैक्टोरियल शायद आपके लिए नया होगा, बट फैक्टोरियल का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। So if there is a 4 consecutive positive integer, तो 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 24, तो वो जो नंबर होगा अगर 4 consecutive है तो वो 24 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 3 consecutive पूछते हैं तो 3 into 2 into 1 which is equal to 6, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। लाइकवाइज फॉर ऑब्जेक्टिव ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, पॉलिनोमियल्स। For the quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equal to 0, if alpha and beta are the zeros of it, then sum of the zeros or product of the zeros, दो ही फॉर्मूला है पॉलिनोमियल्स में से, तो sum of zeros will be alpha plus beta is equal to minus b upon a। आप चाहो तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के हिसाब से भी लिख सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ zeros will be c upon a constant term upon कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी के जैसा ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी फॉर्मूला है। और अगर आप ध्यान से देखो तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको सेम ही दिखाई देगा। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन है।
यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए है। दोनों का सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम ही रहता है। हालांकि ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी जो है वो सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल में है तो एक्स क्यूब, ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला काफ़ी सेम है। यहाँ पे और एक फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐड होता है जो कि है सम ऑफ पेयर ऑफ जीरोस। ठीक है, आप पहले तो प्रोडक्ट है दो पेयर का और उसके साथ वो सम करना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो वो हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। इन दोनों का ही सेम है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये रिपीट होता है। और आगे बढ़ते हैं थर्ड स्लाइड के ऊपर। हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे इफ टू लाइंस आर गिवन बाय a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। जब भी दो लाइन की बात करते हैं तो ज़्यादातर तीन केस पॉसिबल हो सकते हैं। या तो वो लाइन कोइंसिडेंट है, उसका मतलब है कि वो एक के ऊपर एक लाइन है, वो दोनों एक ही लाइन है। दूसरा हो सकता है दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, तो जब मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन होगा नहीं। कोइंसिडेंट में एक ही लाइन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। थर्ड केस हमारा देखने को मिलता है कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो जब भी इंटरसेक्शन होता है देयर इज अ सिंगल पॉइंट, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसी के हिसाब से तीन कंडीशंस हैं कि अगर a1x, b1y और c1, अगर ये ऐसी दो लाइंस हमें दी गई हैं, so the ratio of their coefficients a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो वो लाइन हो जाएगी कोइंसिडेंट। इसका मतलब है इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, जितने चाहो उतने निकाल लो। सेकंड केस है अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, सिर्फ एक ही इक्वल टू आता है, दूसरा इज नॉट इक्वल टू हो जाता है, तो ये केस चला जाता है पैरेलल लाइन की टाइप्स में, जिसके अगर वो पैरेलल है तो वो कभी नहीं मिलेंगे, उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। थर्ड केस हमारा मिल जाता है a1 अपॉन a2 भी सेम नहीं है, b1 अपॉन b2 भी सेम नहीं है, c1 अपॉन c2 भी सेम नहीं है। इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इनका एक सॉल्यूशन ही आपको मिलेगा। यहाँ पे और एक एडिशनल कंडीशन है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की इनवर्स है, तब जाके वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो जाती है, एक दूसरे से 90 डिग्री बनाती है। तो ये भी आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। इसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपको गो थ्रू करना है तो 17 पेजेस हैं। एग्जाम से पहले आप सारे फॉर्मूलाज को ये लर्न कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ नहीं किए और सिर्फ फॉर्मूला भी लिख के आए एग्जाम में तो उसका आधा 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 करके आपको 9, 10, 15 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, और इक्का दुक्का प्रॉब्लम सॉल्व किए तो आपका पासिंग की टेंशन चली जाएगी। तो यहाँ पे दो लाइंस का अगर सॉल्यूशन निकालना है तो आपके पास बहुत सारी मेथड्स हैं, जिसमें से पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें से एक लाइन के इक्वेशन में से आप x को निकाल देते हैं और बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उस तरफ भेज के x को फॉर्मूला मेकर बना देते हैं। उस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में x की जगह पे रिप्लेस करते थे। इस रिप्लेसमेंट को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे आपको दोनों फैक्टर्स x में मिल जाते हैं और सॉल्यूशन से x की वैल्यू निकल के आ जाती थी। उसी को अगर फिर से कोई भी एक इक्वेशन में डालोगे तो दूसरा वेरिएबल है वो भी आपको मिल जाएगा। सो दैट वाज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है आपके एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप x या तो y दोनों में से किसी एक को एक ही कोएफिशिएंट कर देते थे उन दोनों का, जिससे प्लस माइनस माइनस साइन चेंज करने के बाद उसको आप काट सकते थे। तो एक वेरिएबल आपको मिल जाता था जिसकी हेल्प से दूसरा वेरिएबल इक्वेशन में वैल्यू डाल के आप निकाल लेते थे। दैट वाज एलिमिनेशन मेथड। थर्ड थी हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके अंदर हम x का कोएफिशिएंट y के साथ मल्टीप्लाई करते थे, y का कोएफिशिएंट x के साथ मल्टीपल करते थे, जिससे हमें एक वेरिएबल से मिल जाता था और उसके सॉल्यूशन से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दोनों वेरिएबल ढूंढ लेते थे। इसके बाद जो चौथा टाइप आता था वो था रिड्यूसिबल मेथड, जिसमें कभी कभी आपको इक्वेशन 1 अपॉन x, 1 अपॉन अंडर रूट x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन अंडर रूट y के फॉर्म में दिया जाता था। तो ये सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता था। तो हम एक अजम्पशन ले लेते थे कि जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको न्यूमरेटर में लेने के लिए वी आर अज्यूमिंग दैट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, मतलब वेरिएबल
को दूसरे वेरिएबल में हम कन्वर्ट करते थे, रिड्यूस करते थे, ताकि इक्वेशन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाए और उसको हम आराम से सॉल्व कर सके। तो ये कुछ 4 मेथड थी। अभी हम और आगे बढ़ते हैं 4th स्लाइड के ऊपर। नाउ 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमें पता है कि इसके रूट्स बोलो, इसके जीरोस बोलो, इसके सॉल्यूशंस बोलो, तो सॉल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके, ज़्यादातर 3 तरीके इस चैप्टर में देखने को मिले हैं। फर्स्ट तरीका था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए, बी और सी उसकी वैल्यूज निकालते थे। ए, बी और सी निकालने के बाद ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करके उसके फैक्टराइजेशन करके बी के साथ उसको टैली करते थे। बाद में बीच वाले टर्म को तोड़ देते थे और बाद में जो कॉमन टर्म्स थी उसको बाहर निकाल के यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। दूसरी आपने देखी सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो श्रीधर आचार्य ने ढूंढी थी। श्रीधर आचार्य ने जो मेथड ढूंढी थी उसमें हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को वहीं पे रखते थे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको जीरो से उस पार भेज देते थे। बाद में एक लॉन्ग इटरेशन प्रोसेस था जो इसमें मैं डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, बट इस तरीके से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता था, a + b टू द होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर्स मिल जाते थे, जीरोस मिल जाते थे। तीसरा एक है सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आप मानो या ना मानो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की वजह से ही ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपके हाथ लगी है, जो बहुत लोगों की फेवरेट है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में फिर से आप ए, बी, सी की वैल्यू निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे b² - 4ac से। उसको आप देखते थे, चेक करते थे कि इट इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशंस डाल रखी है। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स उसके असली में हैं और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हैं। अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाता था तो रूट्स उसके रियल है बट आइडेंटिकल है, दोनों सेम ही है। तो इस केस में आपको एक ही वैल्यू मिलती थी, बट उसको 2 बार रिपीट करना जरूरी होता है क्योंकि वो आइडेंटिकल ट्विंस है, ऐसा समझो। थर्ड केस में सॉल्यूशंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो d इज लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर लिख सकते हो नॉट रियल। तो अगर इसके 2 जीरोस है अल्फा कॉमा बीटा, तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला बनता था जो कि है -b ± √d/2a। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके 2 फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला के ऊपर काफी सारा प्रॉब्लम आप अटेंड कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला है nth टर्म का, an = a + n - 1 × d, where an = n टर्म, a = फर्स्ट टर्म, n = नंबर ऑफ टर्म्स, d इज अ कॉमन डिफरेंस, जो कि होता है a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3। और ये जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहना चाहिए, दैट इज द ओनली रूल फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नहीं होता तो दैट मीन्स इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये वाले फॉर्मूला उसमें नहीं लगने हैं। सेकेंड, इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज अ फाइनाइट वैल्यूज, अगर कोई लास्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है और हमें समेशन चाहिए, तो उसके 2 फॉर्मूला से पहला फॉर्मूला मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, जो कि है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, where Sn = sum of n terms, n = number of terms, a = first term, d = common difference। बट अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया है तो इस फॉर्मूला को आप श्रिंक कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जो कि है Sn = n/2 ब्रैकेट a + l, where l = लास्ट टर्म। आपको बोल दिया है किसी पर्टिकुलर 2 मार्क्स के प्रॉब्लम में कि फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये है, तो आप सीधे इस फॉर्मूला से आप फट से जवाब ला सकते हो। थर्ड है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय, अगर पहले n इंटीजर है तो ये सम वाले जो है ये तीनों ही फॉर्मूला से आंसर आएंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 3 अलग अलग फॉर्मूला मुझे याद करने हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। आप तीनों ही फॉर्मूला अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और तीनों से ही आंसर आपके आएंगे, डोंट वरी। हाँ, बट डिपेंड्स ऑन अ वैल्यूज गिवन, कौन सा डेटा अवेलेबल है, उस डेटा के आधार पे फॉर्मूला इधर उधर हो सकता है। 4, इफ द डिफरेंस इज नॉट गिवन, अगर डिफरेंस आपको सीधे तौर पे दिया नहीं गया तो आप टर्म के डिफरेंस से a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3 से आप डिफरेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है।
यहाँ पे ज़्यादातर थियरम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी काम आएंगे। सो फर्स्ट थियरम जो आपको देखने को मिलेगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर किसी एक लाइन से, मान लो कि बेस से एक पैरेलल लाइन बनाते हो, तो ये जो दो हिस्से होते हैं साइड के, जिसकी ए डी और डी बी, ए ई और ए सी, या फिर ए डी ए बी या ए ई ई सी, तो ये जो रेशियो है वो हमेशा ही सेम रहेगा। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। थियरम 6.2 इसका कन्वर्स है कि अगर रेशियो सेम है तो वो वाली लाइन बेस से पैरेलल होगी। ये कन्वर्स को भी आप प्रूव कर सकते हो और इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, बट प्रूव में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला का वीडियो है। Theorem 6.3, if in two triangles corresponding any angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर corresponding angles equal है उसका मतलब है ये ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। तो अगर एंगल सारे सेम हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ही होने वाले हैं, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो रिस्पेक्टिव साइड भी रेशियो भी उनका सेम ही रहने वाला है। 6.4 है कन्वर्स ऑफ थियरम 6.3 कि अगर साइड सेम होती है, ये एस है तो वो डेफिनेटली ए होगा। लाइकवाइज 6.5 हमें बताता है साइड एंगल साइड की, अगर दो साइड और उसका इंटीरियर एंगल, अगर ये साइड और इसका इंटीरियर एंगल, दो साइड के बीच में फंसा हुआ एंगल दूसरे किसी ट्राइंगल के दो साइड और एंगल के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। थियरम 6.5 काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दैट सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पे अगर दो ट्राइंगल दिए हैं, उनके साइड के रेशियो सेम है तो उनके एरिया का रेशियो भी सेम होगा, और उनका कन्वर्स भी है कि अगर एरिया का रेशियो सेम है तो उनका साइड के स्क्वायर का रेशियो भी सेम होगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। उसके बाद है थियरम 6.7, if a perpendicular drawn from a vertex of a right angle triangle, the right angle or hypotenuse and triangle on both sides of a perpendicular are similar to the whole parent triangle to each other। कहने का मतलब ये है कि इंडिया से बना पाकिस्तान और इंडिया से बना बांग्लादेश, बट क्योंकि ये इंडिया से ही बने हैं तो ये इंडिया का ही हिस्सा माना जाता है, और इतिहास में भी यही रहेगा। यही चीज मैथ्स में आ जाती है कि अगर ABC राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके आप दो हिस्से करते हो तो वो दोनों हिस्से एक दूसरे के भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे। रगों में तो एक ही खून दौड़ रहा है लाइकवाइज, तो अगर वो एक दूसरे से भी कॉन्ग्रेंट होंगे और उसके साथ पेरेंट ट्राइंगल मतलब जिनसे वो बने हैं उनके साथ भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे। तो इससे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकल के आता है जो कि है, अभी यहाँ पे देखो B से जो हमने हाइपोटेनियस के ऊपर जो बनाया उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड स्क्वायर विल बी प्रोडक्ट ऑफ द बेस डिवाइडेड। यहाँ पे हमने हाइपोटेनियस को जो दो हिस्सों में बनाया है ना, AD और DC, तो ये जो BD स्क्वायर है वो AD और DC के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सब पार्ट ऑफ हाइपोटेनियस। तो ये फॉर्मूला आपको काम आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में और यहाँ तक के प्रॉब्लम में भी। आगे बढ़ते हैं 7th स्लाइड के ऊपर। Theorem 6.8, in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। ये तो हमारा हो गया पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो शॉर्टेस्ट साइड के सम ऑफ द स्क्वायर होगा। तो ये हमारा पीजीटी है, और कन्वर्स ऑफ पीजीटी भी पूछा जाता है प्रूफ में, जो कि है कि अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर शॉर्टेस्ट साइड के सम ऑफ स्क्वायर्स के बराबर होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट, ये जो स्टार करके मैंने लिखा है ये सारी चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन सम ऑफ द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन इज इंडिविजुअल साइड्स। यहाँ पे अगर कोई दो ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी रिस्पेक्टिव साइड का जो रेशियो है वो भी सेम रहता है। अगर किसी दो साइड को ऐड करके आप रेशियो निकालते हो तो भी सेम होता है। और यहाँ पे पेरीमीटर तीनों साइड का एडिशन करके आप तीनों साइड दोनों ट्राइंगल की साइड्स को रेशियो देखते हो तो वो भी सेम होता है। तो ये चीज आपको काफी काम आ जाएगी अगर आपको कोई इंडिविजुअल साइड ढूंढनी है तो। नेक्स्ट है एपोलोनियस थ्योरम। ये भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा पर फिर भी एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है।
एपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि मीडियन का जो मैं आपको सीधा स्टेटमेंट ही बताता हूँ, सम ऑफ ट्वाइस स्क्वायर ऑफ मीडियन एंड हाफ स्क्वायर ऑफ बेस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। जितना ये सुनने में मुश्किल लगता है उतना ही याद करने में मुश्किल जरा भी नहीं है। देखो इस फिगर को देखो, ट्राइंगल एबीसी में, जहाँ पे एपी जो है वो हमारा मीडियन है। मीडियन हमेशा माँ के जैसी होती है, वो चीज़ों को बरोबर बांटती है। मान लो कि आप दो भाई बहन हो या दो भाई भाई हो, दो बहन बहन हो, तो मम्मी जो होगी वो कुछ भी खाना देगी तो वो बरोबर बांट के देगी, ऐसा नहीं देगी कि एक को ज़्यादा एक को कम। तो यहाँ पे मीडियन जो है वो सामने वाली बीसी साइड को दो बरोबर हिस्से में बांट रही है। तो यहाँ पे आप देखो जो मैंने फॉर्मूला कैरी आउट किया है, आप दोनों फॉर्मूला में से जो आपको इजी लगे आप याद रख सकते हो। ए बी और ए सी जो है वो आपकी साइड्स है, मतलब मीडियन और बेस को छोड़ दो और जो साइड बचे वो साइड है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर, मतलब 2 मीडियन स्क्वायर और हाफ बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाफ बेस स्क्वायर लिया क्योंकि बेस के दो हिस्से हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हाफ BC स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे तो ट्रस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो फट 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 ऐसे सॉल्व होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 7th स्लाइड हो गई, अभी 8th स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टिंग थ्योरम। आप बोलोगे ट्राइंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है, बट ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, और ये अगर याद कर लोगे तो आपकी तकलीफ का निवारण हो जाएगा। सो एंगल बाइसेक्टिंग थ्योरम, अगर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो हर बार जरूरी नहीं कि जो बाइसेक्टेड ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, कभी कभी वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते। तो इन केस की यहाँ पे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, जो कि है ABD और ACD। तो क्योंकि अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC होगा। AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। ऑल्दो ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, फिर भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। इसी को बोला जाता है एंगल बाइसेक्टिंग थ्योरम। नेक्स्ट, फॉर एनी ट्राइंगल विद साइड ABC, अगर कोई भी ट्राइंगल है जिसकी साइड A, B, C है और उसका लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी के दो शॉर्टेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है, तो मान के चलो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर शॉर्टेस्ट साइड के सम ऑफ स्क्वायर से बड़ा हो जाता है, इफ A स्क्वायर इज ग्रेटर देन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो वो डेफिनेटली ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। इन द सेम वे कि इफ A स्क्वायर इज लेस देन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, वो एक्यूट ट्राइंगल है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जा सकता है। चलो 8th 9th स्लाइड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 ही फॉर्मूलास हैं और काफी अच्छे हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मुफ्त के मार्क्स है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फॉर्मूला डालो आपको सीधी वैल्यूज मिल जाएगी। अगर आपका प्लस माइनस माइनस प्लस आप ना इक्वेशन को सॉल्व करने में काफी अच्छे हो, तो ये आपके बैठे बिठाए मार्क्स है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर कोई पॉइंट P x1, y1 है और पॉइंट Q x2, y2 है, then the distance between that two points will be equal to square root of x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square। इस फॉर्मूला को आप x1 minus x2 to the whole square और y1 minus y2 to the whole square भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, क्योंकि फाइनली वो स्क्वायर होने वाला है, तो प्लस माइनस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर यही डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप ओरिजिन से ढूंढना चाहते हो तो इसमें से एक टर्म x1 और y1 निकल जाएगा, दैट मीन्स दैट इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस ढूंढना है, ओरिजिन मतलब 0 0, जहां से शुरुआत हो रही है वहीं से डिस्टेंस ढूंढ रहे हो। उसके बाद है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन, किसी लाइन को अगर दो हिस्सों में बांटा जाए और वो दोनों प्रोपोर्शन आपको दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो कि 3/5, 4/5 या फिर 2/3, तो ये जो बटा है ना, मतलब बांटना, उसी को बोलते हैं M1 और M2। तो अगर दो M1 और M2 रेशियो दिया गया है तो उसके लिए अगर बीच वाला पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो फॉर्मूला हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 x कोऑर्डिनेट के लिए, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 y कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये भी आसान फॉर्मूला है। समटाइम्स जब भी लाइन डिवाइड होती है तो वो M1 अपॉन M2 को एक अलग ही कांस्टेंट के फॉर्म में दे देंगे k करके, तो k:1 दिया गया है, तो उस वक्त पे इस फॉर्मूला में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा kx2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1, ky2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1।
अगर वो लाइन बाइसेक्ट हो रही है, मतलब दो अलग अलग हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बट रही है, तो उस वक्त तो काफ़ी आसान हो जाएगा। x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर वर्टिसेस हमें दिए गए हैं और उसी से हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे 1/2 काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, 1/2 को याद रखना है और ये हो जाएगा 1 2 3। इसको इस तरीके से याद रखो कि अगर आपके हाथ में यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, फिर से 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो इसी को अगर याद रखोगे तो यहाँ पे देखो ज़्यादा फॉर्मूला मुश्किल नहीं है। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूला को अगर आप सॉल्व करते हो, सारे पॉइंट सही से रखते हो, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसी से रिलेटेड ये स्टार करके लिखा है, बुक में नहीं है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला मिड पॉइंट के जैसा ही है। मिड पॉइंट में हम x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करते थे, यहाँ पे सेंट्रोइड है जो कि ट्राइंगल का होता है। अगर ट्राइंगल के तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ही करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड, जिसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूला है, उसमें से 3 बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो, काफ़ी मूवीज़ में भी दिखाया गया है और बहुत ही कॉमन है, जो कि ये है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे सोना चांदी तोल, साइन कॉस टैन। तो साइन कॉस टैन के लिए ये सारे देखो, P अपॉन एच मतलब हो गया साइन, B अपॉन एच इज इक्वल टू हो गया कॉस, P अपॉन बी इज इक्वल टू हो गया टैन। तो ये हमारे साइन कॉस टैन 3 फॉर्मूला तो हमें मिल जाते हैं। दूसरे जो बचते हैं कॉसेक सेक और कॉट, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। मतलब साइन कॉस टैन को उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, इनवर्स करोगे, तो आपको कॉसेक सेक और कॉट के फॉर्मूला मिल जाएंगे। यहाँ के साथ साथ जो 1 2 3 साइन कॉस और टैन के जो फॉर्मूला है, उसी को आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसकी कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। हाँ, उसकी एक चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है उतना ऑब्जेक्ट आपसे नज़दीक हो जाता है, और जितना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है उतना ऑब्जेक्ट आपसे दूर होता है। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना कम हो ऑब्जेक्ट उतना दूर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज़्यादा हो एंगल उतना ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा ही नज़दीक है। तो ये बस चीज़ अगर आप ध्यान रखते हो तो आप दोनों ही चैप्टर्स में से बहुत ज़्यादा मार्क्स खींच सकते हो। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके साथ आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मतलब है एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं 90 डिग्री बना के। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए हो जाता है कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए हो जाता है साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। उसी के साथ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या फिर थीटा लिखो तो भी चलेगा। पूरे इक्वेशन को अगर साइन से डिवाइड कर दोगे तो दूसरा वाला पूरे इक्वेशन को अगर कॉस से डिवाइड करोगे तो दूसरी वाली आइडेंटिटी मिलेगी, और पहली वाली को पूरे से साइन से डिवाइड करते हो तो तीसरी वाली आइडेंटिटी मिलेगी। तो अगर पहली आइडेंटिटी याद रह रही है तो बाकी दो आइडेंटिटी ऑटोमेटिक खुद से आप बना सकते हो। चलो, इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है, अगर आप कमेंट करो आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखना है बिना रट्टा मारे, तो मुझे कमेंट करो, उसके पे ऊपर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं 11th स्लाइड के ऊपर। सर्कल्स चैप्टर में से थियरम 10.1, इफ द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कितने भी टेंजेंट बनाओ वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर ही होंगे, 90 डिग्री के होंगे। दूसरा थियरम ये कहता है कि किसी सर्कल के बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप बनाते हो तो वो दोनों टेंजेंट सर्कल पे जहां पे टच होते हैं वहां तक की लंबाई दोनों की सेम होगी।
नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में से आप 4 तरीके के ही प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी फ्री के मार्क्स है, हो सके तो इसको लपेट लो। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, जिसमें हम लाइन बनाते हैं और उससे कोई भी एंगल लेके दूसरी एक लाइन बनाते हैं और गिवन रेशियो के एडिशन के हिसाब से हम उसका लेंथ ले लेते हैं। बाद में उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के बाद लास्ट पॉइंट और हमारी लाइन को टच करते थे और जो रेशियो चाहिए उसको टच करते थे, कंस्ट्रक्शन खत्म। उसी तरीके का ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन था कि 2 लाइनें हमें बनानी थी, एक हमें नीचे बनानी थी एंगल लेके और सेम एंगल लेके ऊपर बनानी थी, और एंड पॉइंट को टच करने के बाद हमें वो रेशियो मिल जाता था। ये हमारा हो गया एक। दूसरा कंस्ट्रक्शन था कि सिमिलर ही करना है बट एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। ट्राइंगल फॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि डेटा दिया गया है उस हिसाब से आपको ट्राइंगल बनाने हैं, क्योंकि पूरा डेटा वो लोग नहीं देते, कुछ ट्रिकी डेटा आपको देते हैं। तो अगर आप एक बार ट्राइंगल बना लिया तो बाकी जैसे लाइन को डिवाइड करते थे वैसे ही ट्राइंगल को डिवाइड करना रहता था। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड। सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है, वहां से टेंजेंट बनाना है। इसकी प्रोसीजर भी काफी सिंपल है। पहले तो सर्कल बना दो जो डायमेंशन दिया हुआ है, उससे बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है वो भी दिया गया होगा तो वो बना लो। उसके बाद आपको उन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट करना है, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट और हमारे दो सेंटर के बीच की जो दूरी है वो जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको सेंटर ले लो और सर्कल के सेंटर तक का रेडियस ले लो। एक सर्कल और बनाओ, दो सर्कल एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से लेके एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो दो टेंजेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये भी काफी इजी है, बहुत बार पूछा जाता है, लपेट लो। यूनिट 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर या फिर पाई डी, दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप इस्तेमाल करोगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से लेंथ ऑफ आर्क के लिए करोगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एक बार एरिया है सेक्टर के लिए और लेंथ के लिए सरकमफरेंस है, बस यही फर्क है। सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर के एरिया में से जो ट्राइंगल है उसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा। इसमें एक ही स्पेशल केस है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है सर्कल के अंदर सेंटर से दिए गए कॉर्ड के ऊपर, तो उस वक्त आपको एल्टीट्यूड लेना है √3/2a, और अगर एरिया ही डायरेक्ट निकालना है तो √3/4a²। बाकी सारे एरिया आप बेसिक बेस इनटू हाइट से 1/2 बेस इनटू हाइट से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है टेंजेंट्स। अच्छा, ये जो स्टार वाला केस है वो बहुत बार पूछा गया है बट इसको लेके क्लियरिटी बुक में नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखो कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस वक्त में दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट्स दो ही होंगे, जिसकी कंडीशन है PQ इज लेस देन R1 प्लस R2। दोनों रेडियस को मिला दो और दोनों सेंटर की दूरी से वो ज्यादा है, रेडियस का एडिशन सेंटर की दूरी से ज्यादा है, मतलब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। उस केस में दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट्स दो ही होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है ना, जो T1 और T2 है वो। अगर दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों रेडियस के एडिशन के इक्वल हो जाता है, PQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2, उस केस में दोनों सर्कल के कॉमन 3 टेंजेंट्स निकल के आते हैं। एक तो जो बेसिक ऊपर और नीचे थे वो ही, और एक तीसरा बीच में, दोनों सर्कल से बीच में, तो इसमें 3। और अगर दोनों सर्कल के रेडियस का डिस्टेंस सेंटर से काफी कम है, मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के एडिशन से ज्यादा है, उस केस में हमें 4 कॉमन टेंजेंट देखने को मिल सकते हैं। एक ऊपर नीचे वाले और दूसरा एक एक्स बनाएगा, जैसे कि ये हमने फिगर में देखा हुआ है। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगी। 13 चैप्टर भी 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें बस आपको फॉर्मूलास याद रखने हैं। मैंने देखा है कि बोर्ड के एग्जाम में ना ये लोग ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इस चैप्टर का नहीं पढ़ाते, क्योंकि फॉर्मूलास याद करने में भी ही लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ाना नहीं चाहते ताकि पासिंग रेशियो बढ़ा सके।
तो क्यूब के लिए है 6l² एरिया के लिए, और वॉल्यूम के लिए है L क्यूब। क्यूबॉइड के लिए है एरिया 2LB + BH + HL, और क्यूबॉइड वॉल्यूम LBH। सिलेंडर के लिए सिलेंडर ऑफ कर्व्ड सरफेस, क्योंकि सिलेंडर आप देखो तो ऊपर और नीचे का हिस्सा फ्लैट सरफेस एरिया है, जबकि वो गोलाकार जो है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फ्लैट और कर्व्ड दोनों का एडिशन करना जरूरी है, और इंडिविजुअली भी ये लोग पूछते हैं। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH, और फ्लैट सरफेस एरिया होता है πr² ऊपर πr² नीचे। तो πr², 2πr²। तो उसी के हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करो तो एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल एरिया ऑफ अ सिलेंडर आ जाता है 2πr ब्रैकेट r + h। ऊपर वाला ढक्कन हटा दो, नीचे वाला ढक्कन हटा दो, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, या सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया करो तो भी बदल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हो जाता है πr²h। कोन की बात करें तो इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे वाला बेस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है πrl, और नीचे का ढक्कन हो जाता है πr²। तो इनको भी आप सॉल्व करो तो एरिया ऑफ अ कॉन आ जाएगा πr ब्रैकेट l + r। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन जो है वो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर से तीसरा भाग का है, ऐसे याद रखो, डायरेक्टली हो जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ अ कोन है तो 1/3 πr²h, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कोन जो होता है, कोन उसकी जो कैपेसिटी होती है वो सिलेंडर की कैपेसिटी का तीसरा भाग होती है। ऐसे समझो कि 3 कोन मिला दो, 3 कोन के अंदर पानी भरो, तब जाके एक सिलेंडर के अंदर पानी भरेगा, अगर वो सेम डायमेंशन में है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। यहाँ पे अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि टोटल में इसमें 3πr² हो जाएगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो, क्योंकि वो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 2πr², और ऊपर का जो गोलाकार होता है वो, तो दैट टोटल विल बी 3πr²। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है वो इसका हाफ है, यहाँ पे 4/3 है तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। चलो फ्रस्टम ऑफ अ कोन करें तो ये कोन के फॉर्मूला से काफी मेल खा रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, एरिया ऑफ अ फ्रस्टम है तो हम एरिया ऑफ कोन करते थे πrl + πr²। तो यहाँ पे भी देखो, जहाँ पे r है वहां पे r1 + r2 है, और यहाँ पे भी r1² + r2² है। उसी तरीके से स्लैंट साइड की हाइट निकालनी है तो वो ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा, सॉरी पीजीटी पे जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम पे। आप इसको बिना याद करे भी कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम की बात करें तो वो हो जाएगा 1/3 πr²h, जो कोन में था। यहाँ पे r की जगह पे आपको डालना है r1² + r2² + r1 r2। यहाँ पे 2 नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि जल्दबाजी में ना हमारा दिमाग उसको मर्ज कर देता है, a² + b² + 2ab² के साथ कंपेयर करने लगता है। यहाँ पे 2 नहीं है, जहाँ पे h होती है वर्टिकल हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। और आगे बढ़े 15th। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मीन को खोजने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप कुछ नहीं करते, फ्रीक्वेंसी के साथ आप xi को मल्टीप्लाई कर देते हो, क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर देते हो, और समेशन उसका कर देते हो पूरे टेबल में, और सिग्मा fi का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एज्यूम्ड मीन के लिए एक मीन निकाल लेते हो और उसको क्लास मार्क में से माइनस कर देते हो, ताकि आप और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तरीके से उसको सॉल्व कर सको। स्टेप डेविएशन मेथड में आप वो जो डिफरेंस है, आपने एज्यूम्ड मीन लिया है उसको अपने क्लास मार्क में से माइनस किया, डिवाइड बाय आप स्पैन लेंथ भी ले लेते हो। ये तरीके इसलिए आगे बढ़ाए गए ताकि आप शॉर्ट तरीकों से मल्टीप्लिकेशन कर सको, वरना तीनों से ही आपको मीन मिल जाएगा। यहाँ पे xi है हमारा क्लास मार्क, fi है हमारा फ्रीक्वेंसी, a = assumed mean, di = xi - a, where ui = xi - a upon h। समटाइम्स कभी कभी ये लोग मीन को इंडिकेट करने के लिए अलग अलग वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे कि मीन बाय डायरेक्ट मेथड है तो उसको x बार से इंडिकेट करेंगे, मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड है तो उसको d बार से इंडिकेट करते हैं, और मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड है तो उसको u बार से इंडिकेट करते हैं। हालांकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इंडिकेशन है, शॉक ना हो जाओ एग्जाम में, इससे अच्छा एक बार आप देख लो।
उन तीनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला भी है x बार इज इक्वल टू a प्लस एच यू बार, जो आप यहाँ पे ऊपर देखो तो ये स्टेप डेविएशन के फॉर्मूला से हूबहू मेल खाता है, उसी से कैरी आउट किया गया है। सो देयर इज नो चेंज। मोड की बात करें हम तो मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बट ऑब्वियस है, तो इसका फॉर्मूला है L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, जहाँ पे L होता है लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास आप ऐसे तय करोगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। F1 is equal to frequency of a model class, F0 is equal to frequency of a preceding model class, F2 is equal to succeeding model class, H is equal to size of the class interval। 16। अगर मीडियन ढूंढना चाहो तो मीडियन के लिए L प्लस ब्रैकेट n अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको प्रीसीडिंग मीडियन क्लास लेना होगा, और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको मीडियन क्लास लेना होगा। मीडियन क्लास कौन सा होगा तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑड ऑब्जर्वेशन है तो +1 डिवाइड बाई 2, और इवन ऑब्जर्वेशन है तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाई 2, और वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है वही आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने दी गई है। इसके साथ साथ मीन, मोड और मीडियन के सिंबल्स आप याद रखो, ये काफी जरूरी है, क्योंकि हर बार आपको ये लोग लिख के नहीं देंगे, तो और बुक में भी ना आपको सिंबल्स नहीं दिए, आप ढूंढना बुक में कि मीडियन को क्या बोलते हैं, सिंबल क्या है, नहीं देते। तो इसके लिए आप याद रखो, मीन को हम इंडिकेट करते हैं x बार से, जो याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बार प्रैक्टिस है तो पता है। मीडियन को हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल M से, जबकि मोड को इंडिकेट करेंगे हम Z से। तो मीडियन, मोड और मीन के बीच में एक फॉर्मूला है जो कि है 3m इज इक्वल टू जेड प्लस 2x बार, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये काफी बार पूछा जाता है तो इसको याद रख लो। उसके बाद आपको पूछा जाएगा शायद मोर देन ओजिव और लेस देन ओजिव, काफी कम पूछते हैं बट चांसेस तो है। तो मोर देन ओजिव और लेस देन ओजिव अगर ग्राफ बनाना चाहते हो तो एक चीज याद रखो, मोर देन ओजिव हमेशा कम होते हुए दिखता है ग्राफ के अंदर, और लेस देन ओजिव हमेशा बढ़ते हुए दिखता है। इसको याद रखो, उल्टा है, मोर देन ओजिव कम होते हुए दिखता है, लेस देन ओजिव बढ़ते हुए दिखता है, और लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर आप वर्टिकल लाइन बनाते हो जो एक्स एक्सिस पे काटेगी, तो वो एक्स एक्सिस पे जहां पे कट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं मीडियन, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिगर में भी दिखाया हुआ है कि नहीं। देखो, लेस देन ओजिव बढ़ते हुए है, मोर देन ओजिव कम होते हुए है। और एक चीज इसमें याद रखो कि लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव दोनों ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही बनाए जाते हैं। तो अगर आपको लेस देन ओजिव बनाना है तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। और अगर आप मोर देन ओजिव बनाना चाहते हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। जो टेबल आप बनाते हैं ना उसको उल्टो, पहला नॉर्मल कर लो, बाद में उल्टा कर लो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, वरना उसका तरीका दूसरा है, बट यहाँ पे लास्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए ये तरीका बेस्ट है। चलो और आगे बढ़ते हैं। 16th लास्ट स्लाइड जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ ही फॉर्मूलास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप निकालना चाहते हो तो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी ब्रैकेट ई को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, ना सिर्फ 0 से कम हो सकती है, ना ही 1 से बढ़ सकती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम इक्वल्स टू 1। अगर जितने भी केस हैं उन सारी को प्रोबेबिलिटी को मिला दो तो उसका आंसर 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, उन दोनों का एडिशन भी यूनिटी ही होगा, 1 ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0, इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1, इसको ट्रू इवेंट भी बोलेंगे। या फिर हाँ, ट्रू इवेंट और एक वर्ड है इसका, मुझे अभी तो मैं भूल रहा हूँ, श्योर इवेंट, हाँ श्योर इवेंट भी इसको बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारे जितने भी फॉर्मूलाज थे ये सारे ही इसमें आ गए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर सकते हो। इसके साथ साथ हाँ, ये जितने भी मैंने फॉर्मूलाज निकाले हैं
मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्यूशंस गो थ्रू किया, सीबीएसई के भी और उसके साथ साथ जीएसईबी के भी। तो मैंने हो सके उतने फॉर्मूलाज कवर अप करने की कोशिश की है जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बदले में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपने मेरे पेपर सॉल्यूशंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। 10th जीएसईबी बोर्ड है क्वेश्चन पेपर्स करके मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें से आपको 3-4 साल और अभी भी मैं बहुत सारे पेपर्स उसमें अपलोड करूँगा जो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे किसी कंटेंट के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।